बहू के पास मत जाना। ये है कंचन, जिसके जीवन का बस एक ही मकसद है कि उसके बेटे विशाल की शादी हो जाए, जिसके लिए न जाने वो रोज कितने ही लोगों को फोन करती है और रोज कितनी ही लड़कियों के फोटोज देखती है। अरे क्या हुआ कंचन, कितनी बार फ़ोन किया है मुझे आज तूने। तेरी पड़ोसन हूँ, पास में ही रहती हूँ, फिर भी इतनी बार फ़ोन किए जा रही है। अरे तू आने का नाम नहीं ले रही थी तो मुझे इतने सारे फ़ोन करने पड़े। अरे पर तो ऐसा क्या भूकंप आ गया जो मुझे 20 फ़ोन कर डाले तूने? सब ठीक तो है ना? अरे मुझे तो लगता है कि मैं टेंशन के मारे कहीं ऊपर ना चली जाऊँ भगवान के पास। अरे रे, ऐसा क्यों कह रही है? अभी तो तेरी बहू आना भी बाकी है। अरे बस उसी की तो टेंशन है। विशाल की उम्र 30 साल की हो गई है, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। मेरी तो टेंशन के मारे हालत ख़राब रहती है। पता नहीं कब होगी उसकी शादी। अब कितनी जगह तो मैंने बातें चलाई है तेरे बेटे की, कहीं रिश्ता बन ही नहीं रहा। कहीं लड़की वालों को लड़की की उम्र बड़ी लग रही है, तो कहीं कुछ और वजह से बात नहीं बन रही। कावेरी, हम दोनों कितने सालों से पड़ोसी हैं। तुझे किसी भी तरह कोई भी लड़की ढूंढनी होगी मेरे विशाल के लिए, मुझे कोई भी चलेगी। मोटी, पतली, गोरी, काली, कोई भी। अच्छा, कोई भी चलेगी? पक्का? एक लड़की है मेरी नज़र में, लेकिन लेकिन क्या? मैंने कहा ना कोई भी लड़की चलेगी। मेरी बात तो सुन। वो जब बोलती है ना तो उसकी ज़बान साफ नहीं है। बाकी लड़की में कोई कमी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जबान शादी के बाद साफ हो जाएगी। तू मेरी बात सुन ही नहीं रही, एक बार सुन तो ले पहले। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे चलेगी कैसी भी लड़की। तो शाम को ही लड़की वालों को यहाँ बुला ले। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आज ही विशाल का रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही लड़की वालों को बुला लेती हूँ। अपने बेटे विशाल के बारे में सोच सोचकर कंचन काफ़ी परेशान रहती थी। इसलिए जब आज उसे एक आशा की किरण दिखाई दी तो उसने उसे गंवाने के बजाय अपनाना ठीक समझा। कावेरी के कहने पर शाम को लड़की वाले घर आ जाते हैं। आइए आइए, बैठिए आप लोग। जी धन्यवाद। यह है मेरा बेटा, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, वहाँ का मैनेजर है। पगार भी काफ़ी अच्छी है। और यह हमारा घर तो आपने देखा ही होगा। यह हमारा अपना है और काफ़ी बड़ा भी है। विशाल के पास कार भी है। ऐसे तो काफ़ी संपन्न परिवार है हमारा भाई साहब। कोई भी लड़की हमारे घर आएगी तो खुशी रहेगी। जी जी, हमने काफ़ी सुना है आपके बारे में, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। हमारी साक्षी भी ना डबल डिग्री है, घर का सारा काम जानती है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना सब कुछ आता है उसे। बस उसकी ज़बान। अरे कोई बात नहीं बहन जी, आपकी बेटी दिखने में इतनी सुंदर है, गुणी है, ज़बान में क्या रखा है जी। वो तो शादी के बाद अपने आप साफ़ हो जाएगी। मेरी भतीजी भी ना शादी के पहले कुछ शब्द नहीं बोल पाती थी, लेकिन शादी के बाद अब तो उसकी ज़बान बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब तो वो सारे लफ्ज़ बोल पाती है। लेकिन साक्षी तो बोलने के वक्त। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अरे देखिए तो सही, कितनी सहमी सहमी बैठी है आपकी बेटी। आजकल आप जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, हमें तो रिश्ता मंजूर है जी। सच? फिर तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। मैंने तो आज से ही साक्षी को अपने घर की बहू मान लिया है। ए निहारिका, जा जरा मिठाई तो लेकर आ, आज तेरी भाभी मिल गई है। जी माँ, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। भाई साहब मैं तो कहती हूँ हमें ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसी महीने दोनों की शादी कर देते हैं। क्या विचार है इस बारे में आपका? अरे इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। हम तैयार हैं, इसी महीने दोनों की शादी कर देते हैं। अब तो सीधा हम बारात लेकर ही आपके घर आएंगे भाभी। हाय कितनी शर्मिली है, कितना शर्मा रही है मेरी होने वाली बहू। देखो तो भैया देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं मम्मा। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी बरसों की तमन्ना जो पूरी हो गई। कंचन की ख्वाहिश आखिर पूरी हो ही गई। उसने विशाल की शादी के लिए बड़े धूमधाम से तैयारी की, और करती भी क्यों ना, उसके घर बहू जो आने वाली थी। ए निहारिका, सारी तैयारी हो गई है ना स्वागत की? हाँ माँ, 3 बार पूछ चुकी हो, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। अरे इतनी मन्नतों के बाद तो घर में बहू आ रही है, खुशी तो होगी ना। ये लो, भैया भाभी भी आ गए। अरे ला ला, आरती की थाली ला, और चावल का कलश भी ला जल्दी से। हाँ हाँ, सब तैयार है, ये लो। कंचन आरती की थाली लाती है और विशाल और साक्षी की आरती उतारने लगती है। तभी खुशी के मारे साक्षी हंसने लगती है और उसके मुंह से जोर से धूप निकलती है, जिससे आरती का दिया बुझ जाता है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? ए निहारिका, तूने छिड़का क्या पानी?
नहीं माँ, मैंने नहीं छिड़का। अ, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम दोनों, अंदर आ जाओ साक्षी बहू, नए चावल का कलश अंदर की तरफ फेंको और आ जाओ। जी माँ जी। साक्षी जैसे ही जी माँ जी बोलती है, एक और थूक की फुहार उसके मुंह से निकलती है और सारे चावल भी भीग जाते हैं। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? सारे चावल भीग गए, देखो तो। अरे माँ, कहीं छत तो लीक नहीं कर रही है? नहीं नहीं, छत में तो पानी टपकता नहीं दिख रहा है मुझे। अरे ठीक है ना माँ, ये सब बाद में देख लेते हैं। अभी भैया और भाभी दोनों थक गए होंगे, उनको जाकर आराम करने दो। हाँ, ये सही कहा। तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, जाकर आराम कर लो। हाँ। विशाल और साक्षी अपने कमरे में आते हैं। विशाल अपनी पहली रात के लिए काफ़ी उत्साहित था। उसने धीरे से जाकर साक्षी का घूंघट उठाया और प्यार से कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आज हमारी पहली रात है। मेरा बड़ा ही मन है कि तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। साक्षी ये सुनकर शर्मा रही थी। उसने कुछ देर तो कुछ भी नहीं कहा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? अब मैं तुम्हारा पति हूँ। प्लीज़ एक गाना गा दो ना मेरे लिए, कोई प्यारा सा, रोमांटिक सा। हम तुम्हारी सजनी, सजन तो मेरा। साक्षी ने जैसे ही गाना गाया, उसके मुंह से थूक की बौछार सी होने लगी, जिससे विशाल का सारा चेहरा पानी पानी हो गया। ये देखकर विशाल के मुख से चीख निकल गई। अपने कमरे में सो रही निहारिका और कंचन को भी आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये भैया इतने चीखे क्यों? अरे तू नहीं समझेगी, आज उनकी सुहाग रात है ना, ऐसी चीखें आती रहेंगी। कंचन और निहारिका फिर से आराम से सो गई, लेकिन विशाल पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि जैसे ही साक्षी कुछ बोलने जाती, वैसे ही उसके मुंह से इतनी तेज थूक निकलती थी कि सामने वाला खड़े खड़े ही नहा लेता था। विशाल ने जैसे तैसे कर रात निकाल ली और सुबह वो अपनी माँ को सब कुछ बताने चला गया। माँ ये साक्षी की ज़बान। अरे विशाल, तू इतना पढ़ा लिखा है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। क्या हुआ जो उसकी ज़बान साफ नहीं है? तो कुछ लफ्ज़ अगर साफ नहीं बोल पाती तो हम सिखा देंगे। अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो, वो उसके मुंह से। बस विशाल, अब साक्षी हमारे घर की लक्ष्मी है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट सबको करना पड़ता है ना बेटा। अरे माँ, वो लक्ष्मी नहीं, स्वयं गंगा है, जो मुख से बौछार करती रहती है। क्या कह रहे हैं भैया आप? लक्ष्मी नहीं गंगा है, बौछार क्या मतलब? अरे वो लो, बहू भी आ गई, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। एक मिनट में आपके पीछे छुप जाता हूँ। प्रणाम माँ जी। साक्षी ने जैसे ही प्रणाम माँ जी कहा, वैसे ही थूक की फुहार कंचन के चेहरे पर आ गई और उसका चेहरा पूरी तरह से पानी पानी हो गया। ये क्या था? आपकी लक्ष्मी बहू का आशीर्वाद। कैसा लगा माँ आपको? इसका मतलब कल वो पानी से दिए का बुझना, चावल का गीला होना, इनकी वजह से हो रहा था। भाजी, वो मेरे पापा ने कहा था, अब से मेरी ज़ुबान साफ नहीं है। सब लोग अपना अपना मुंह छुपाने लगे जब वो बात कर रही थी। अरे जबान साफ ना होने का मतलब ये होगा कि तुम बारिश करती रहोगी मुंह से? ये नहीं पता था मुझे। अब बताओ कैसे करेंगी आप इसकी ज़बान साफ माँ? साक्षी की आदत थी, जब भी वो बात करती और कुछ कहती तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार थूक की बारिश होती थी, जो सामने वाले को भिगा देती थी। लेकिन अब इस समस्या से बचने का रास्ता ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। देख विशाल, ये मास्क चलेगा क्या? अरे माँ, अब क्या घर में भी मास्क पहनकर चलना पड़ेगा? अरे अगर अनचाही बारिश से बचना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी दुपट्टा ही पहने रहती हूँ, वो ज़्यादा सेफ होगा मेरे लिए। जिस तरह से भाभी थूक मारती है ना, वैसे तो मैं फेस वॉश करती हूँ। मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, अब इसके बिना बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा हमारे लिए। माँ, भाभी आ रही है। अरे जल्दी से मास्क पहन लो सब, और होशियार, दुश्मन आ रहा है हथियार लेकर। क्या? अरे मेरा मतलब बहू आ रही है। भाजी, मैं ये कह रही थी कि सारे घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। साक्षी ने अभी एक ही लाइन बोली थी, जिससे उसकी थूके निहारिका, कंचन और विशाल पर जाकर गिरी।
और उनका मास्क भी गीला गीला हो गया। हाँ बहू जा, लेकिन खाना मुंह बंद करके बनाना, ठीक है? जी माँ जी। अरे जाना। अरे माँ, ये मास्क तो पूरा गीला हो गया। भाभी की थूक पर तो इस मास्क ने भी अपना दम तोड़ दिया। अरे माँ, अब क्या करेंगे? पता नहीं, लगता है अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। साक्षी के ससुराल वालों का मास्क पहनना तो फेल हो गया था, लेकिन अब साक्षी की धूप से बचना भी तो था। उसके लिए उन्होंने एक और तरकीब निकाल ली। उन्होंने अपने हाथ में छोटा सा पंखा रखना शुरू कर दिया, जैसे वो जापानीज लोग अपने हाथ में रखते हैं ना। सायोनारा सायोनारा। अब जब भी साक्षी की थूक से वार होगा, इससे बचने के लिए इस पंखे को घुमा देना। आपको लगता है ये काम करेगा माँ? अगर इसने काम नहीं किया ना तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तो कहती हूँ भाभी को अपनी थूक को बाल्टी में भरकर संभाल कर रखना चाहिए। इससे ना शहर की पानी की समस्या ज़रूर हल हो सकती है। सावधान, दुश्मनी सी और बढ़ रहा है। कंचन, विशाल और निहारिका मंकी के साथ तैयार थे साक्षी की थूक का सामना करने के लिए। साक्षी ने आकर कहा, चलिए सब लोग, खाना तैयार है। आहा, इतना कहते ही साक्षी के मुंह से निकली थूक बंदूक की गोली की तरह उनके मुंह पर जाकर पड़ गई। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पंखा भी कुछ ना कर पाया। हाँ बहू, तुम चलो, हम सब आते हैं खाने पर। और सुनो, सबके लिए ना कुर्सी पर एक एक टॉवेल भी रख देना, ठीक है? ठीक माँ। माँ, इस पंखे ने तो कोई काम नहीं किया। अरे मेरे तो मुंह के साथ मेरी शर्ट भी गीली हो गई। अब तो एक ही रास्ता है बस। क्या माँ? कल से नहाया मत करो, बहू से बात कर लोगे तो हो जाएगा। माँ, ऐसे तो आपका पोते पोती को खिलाने का सपना भी सपना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब भी साक्षी के पास जाता हूँ तो उसकी बौछार से बचने के लिए मैं बिस्तर के नीचे सो जाता हूँ। अब आप ही सोचिए कैसे होंगे आपके पोता या पोती। हे भगवान, अब इस समस्या से तो स्वयं गंगा माँ ही हमें बचा सकती हैं। साक्षी की थूक का इलाज ढूंढने के लिए उसके ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि साक्षी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आदत है जो वो खुद ही रोक सकती है। देखिए, मैंने इनकी पूरी जांच की है। इन्हें कोई बीमारी नहीं है थूक निकालने की, बल्कि इन्हें आदत पड़ गई है ऐसे बात करने की। अगर बचपन में किसी ने इन्हें रोका होता तो इन्हें ये आदत नहीं होती, लेकिन अगर अभी ये कोशिश करें ना तो इस आदत को रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी आदत छूट जाए। जब सबको ये पता चलता है कि साक्षी को बीमारी नहीं बल्कि आदत है, तो सब उसे बहुत समझाते हैं। बहू, डॉक्टर का कहना है कि तुम इस बुरी आदत को छोड़ सकती हो, बस तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी होगी। अरे भाजी, मैं 28 साल की हूँ, अभी तक ये आदत ठीक नहीं हुई तो अभी कैसे छाएगी। देखो साक्षी, अब बात तुम्हारी नहीं है, हम सब की भी है। तुम कोशिश तो करो। ठीक है। साक्षी ने ठीक है तो कह दिया, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी, और ये घर में सबको दिख रहा था। और अब उसकी सास कंचन का पारा भी ऊपर चढ़ रहा था। कितना अच्छा शौक मारा। इतना जोर से हंस रही है, देखो तो पूरा फर्श ही गीला हो गया। अरे जाओ जाओ, पोछा लाओ और साफ कर दो, जाओ, नहीं तो कोई तुम्हारी थूक पर गिरकर अपनी हड्डी पसली तोड़ लेगा। कंचन अब साक्षी के हर बात कहने पर उससे पोछा लगवाती, और साक्षी पोछा लगाते लगाते अब थक सी गई थी। अरे फिर से तुमने बात की है ना और थूक निकाली है, जाओ पोछा ले आओ, चलो जाओ। लेकिन भाजी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोछा लगाया। हाँ तो तुम्हारी आदत की वजह से फर्श गीला ही रहता है, इसलिए पोछा लगाना ज़रूरी है। और सुनो, रसोई में भी फिर से पोछा लगा देना, जाओ। ठीक है। अब साक्षी को बात करते वक्त यही ध्यान रहता था कि अगर उसने थूका तो उसे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा, इसलिए अब वो ध्यान रखने लगी थी कि वो बात करते वक्त थूके ना। ना, अब मैं ध्यान से बोलूँगी जिससे मेरी थूक ज़मीन पर ना गिरे, नहीं तो माँ जी मुझसे फिर से पोछा लगवाएंगी। सुनिए, खाना खा लीजिए, मैंने आपकी पसंद की कढ़ी बनाई है। अरे वाह, आज कहाँ से सूरज निकला है? बारिश नहीं हो रही है माँ? हाँ, अब काले बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है ऐसे ही चलता रहा ना तो नए पोछे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नहीं माँ जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ठीक से बोलूं। मुझे ना ये पोछा आने लगा ना बार बार। भाभी, हमें भी पसंद नहीं है कि हम घर में मास्क और दुपट्टा लेकर घूमते रहें। आप अपनी आदत ठीक कर लें तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। जी मैं वादा करती हूँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अच्छे से बात करूँ। और इसी बहाने मेरे पोता पोती को अपनी गोद में खिलाने का सपना भी शायद पूरा हो जाएगा। देखो तो कैसे शर्मा रही है भाभी। क्या माँ जी आप भी? अरे माँ फिर से थूक। अरे निहारिका, पोछा लाना। नहीं नहीं। वो कहते हैं ना, बुरी आदतों को वक्त रहते ही ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी बुरी आदतें आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास वालों के लिए भी सर दर्द बन जाती है।